तो आपने बजट की कई सारी तस्वीर देखी और इस वक्त सीधे चलते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी की टीम के एक खास चेहरा यानी कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री भी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहली प्रतिक्रिया, विकसित भारत के इस बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद मनोज जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जैसे अभी मैं जुड़ा आपके साथ तो आपकी चर्चा सुन रहा था कुछ हिस्सा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, इंक्लूसिव बजट तो यही है, पीपल्स बजट भी है, समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं जाकर के ये छू रहा है। मध्यम वर्ग का खास चिंता की गई है, टैक्स पेयर को बहुत बड़ी रिलीफ है और इसमें संवेदनशीलता भी है। हर अस्पताल में, हर जिले में एक कैंसर सेंटर रहेगा। लगभग 37 ऐसी औषधियाँ विशेषकर जो कैंसर के इलाज इत्यादि में इस्तेमाल होती हैं, उनको टैक्स एग्जम्पशन कर दी जाएगी, ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें प्रधानमंत्री मोदी की दूरंदेशी भी झलकती है और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई, जिसकी अभी तक चर्चा बहुत ज़्यादा हो नहीं रही। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे दिन बीतेंगे और ये अंदर हमारे भीतर इसका मंथन होगा, ये एक ऐसी घोषणा है जिसका संज्ञान सारी दुनिया लेने वाली है जी, और जिसकी शायद उम्मीद ना थी विश्व भर में। 50, 60, 70 वर्ष तक हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम एक गोपनीयता के पर्दे में काम करता रहा। आज घोषणा की गई है कि इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वॉल्वमेंट के लिए भी व्यवस्था एक निर्माणित की जाएगी। साथ ही साथ इसके लिए जहां एक और ये घोषणा, उसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि हम सन 2047 के लिए 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेशन का टारगेट रखते हैं। तो बैक वक्त एक ही समय में 2-3 चीजें एड्रेस हो रही है। एक कि भारत की अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन इसी से होगी, जो ऐसे सोर्स जो न तलाशेंगे न तराशेंगे। दूसरा, भारत में अब वो साहस है कि वो बड़े निर्णय ले सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही अंतरिक्ष को लेकर के आज से 3-4 बरस पहले स्पेस रिफॉर्म्स लगा करके ये घोषणा की थी कि प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा और आपने देखा 3-4 साल में ही क्या एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है हमारे स्पेस सेक्टर में, कितना बड़ा निवेश हुआ है, कितनी एक्सपेंशन। उसी तरह का निर्णय ये आज भारत लेने की थी। तीसरा, आज भारत फॉलोअर नहीं रहा, वो दूसरों की अगुवाई कर सकता है। आज हम टारगेट रख रहे हैं कि साहब सन 2047 भारत 100 गीगावाट पैदा करेगा। आप कितनी पैदा करेंगे, आप अपनी बात करें। चौथा, जो भारत को कभी गंभीरता से सोचता नहीं था विश्व, कि ये जो ग्रीन एनर्जी है, ये जो क्लाइमेट है, ये जो जलवायु है, ये तो ऊपर की बातें हैं, भारत की सोच से बाहर है। आज उनको लगा कि जिस तरह से, और ये पूरे पैकेज में आप देखिए, जो पहला वोट ऑफ अकाउंट था उसमें स्पेस सेक्टर के लिए, स्पेस स्टार्टर्स के लिए 1000 करोड़ रुपया गया। जो इसमें रखा गया 20,000 करोड़ इनोवेशन के लिए, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए। तो अगर आप कुल मिलाकर के देखें इसको, तो ये जो वैश्विक मापदंड है उन पर भी पूरा उतरता है और ये विकसित भारत के साथ साथ विश्व के एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले देशों के और अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। बड़ी चीज यहाँ पर अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा गया है, ग्रामीण परिवेश का ध्यान रखा गया, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी ध्यान देखा है, क्योंकि एआई के लिए भी 500 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। वहीं पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक जो स्कूल हैं उनको भी ब्रॉडबैंड से जोड़ने की कोशिश की गई है। इसका मकसद क्या है, इससे फायदा क्या होगा? 50,000, जैसे आपने ठीक कहा, अभी के बाद से बात जुड़ती है, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स में इजाफा किया जाएगा और डीप टेक स्टार्टअप्स होंगे। डीप एनर्जी मिशन अलग से है और आपने कृषि की बात की, तो कृषि में भी टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा है जिसका भी शायद ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, सेकेंड जीन बैंक फॉर 10 लाख जर्म प्लांट लाइन्स। यानी जैसे जीन की स्टडी ह्यूमन बींग्स में की जाती है, ऐसे पौधों में, और किस प्रकार से नई पैदावार हो, जेनेटिकली प्रोसेस्ड, उसकी ओर भी भारत, यानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी बहुत कम देशों ने पैर रखा है, लेकिन हम उसमें पेशकदमी करने को तैयार हैं। तो कृषि का आधुनिकीकरण करना और साथ ही साथ अपनी विरासत से कटे बगैर डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, उसकी भी घोषणा इसी बजट में होती है। यानी हमारा जो रिवायती, जो पारंपरिक हमारा नॉलेज है, विरासत है, उसको हम
प्रिजर्व करेंगे तो आधुनिक ढंग से। रिपोजिटरी बनेगी ट्रेडिशनल नॉलेज की, लेकिन बनेगी डिजिटल। तो किस तरह से ये मिश्रण है, इसमें एक संकेत भी है और इसमें एक प्रेरणा भी है। और जैसे आपने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्थापित करते हैं, जिसकी घोषणा इसमें, तो वो स्वास्थ्य में भी काम में आता है, कृषि में भी काम में आता है, स्टार्टअप्स में भी आता है, और वो हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फैसिलिटेटर बनता है। और जैसे मैंने कहा, एक इकोसिस्टम, जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की घोषणा बोर्ड ऑफ अकाउंट्स में की गई थी और उसके लिए 50,000 करोड़ एलोकेशन हुई थी अभी पहले 100 दिन में मोदी 3.0 में, और उसमें भी 60-70% साधन बाहर से हैं, गैर सरकारी साधनों से। तो कहने का तात्पर्य ये एक पूरा इकोसिस्टम बना है जिसमें होल ऑफ साइंस है, होल ऑफ नेशन है, होल ऑफ सोसाइटी है। आर्थिक स्थिति के तौर पर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल जो स्थिति बनी हुई है वो बड़ी तनाव की स्थिति है। यूरोप का बाजा बजा हुआ है। चीन अभी तक महामारी के बाद अपने आप में उलझा हुआ है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने जा रहा है। तीसरी के लिए वो प्रयास कर रहा है और तमाम विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो आपकी विकास दर कम से कम 8% होनी चाहिए और अभी 6.7 के आसपास है। कैसे संभव है? देखिए, इसके दो भाग में उत्तर है। पहली बात तो ये है कि ये जो आर्थिक व्यवस्था, वो एक ही आरोप लगाया गया आज सुबह कि साहब ये सारा पैसा दे देंगे टैक्स माफ करने में, तो पैसा क्या बचेगा। इनको शायद ये समझ से बाहर है कि जब भी कोई विकसित देश की इकॉनमी में इजाफा होता है तो सिर्फ सरकारी खजाने का हिस्सा नहीं होता। अब हम अंतरिक्ष की बात करते हो, नासा के साथ अपनी स्पर्धा करें अगर हम, तो नासा का तो 60-70-80% बाहर से आ रहा है। अब भारत उस दिशा में बढ़ चुका है, जो ग्लोबल स्ट्रेटजीज हैं उसकी तरफ हमने रुख किया। जो हमारी ओवरऑल इकॉनमी है, जब आपके न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट निवेश होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा, जैसे आज स्पेस सेक्टर में बहुत बड़ी मात्रा में FDI का निवेश हो रहा है, उसमें भी आज आपने इसी बजट में 74% से बढ़ा करके FDI की दर 100% कर दी। तो ये सारा एक बहुत बड़ा इकोनॉमी पूल बनेगा। एक दूसरा, जो ये एक बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं विपक्ष वाले कि साहब ये NDA की सरकारों को रिझाने का बजट है, ये बिहार को रिझाने का है, आरोप लगाया जा रहा है, बाकी लोगों के लिए क्या। अरे भाई, आप ये मुझे बताएं, आप इनसे पूछिएगा, अभी कोई आपके पैनल में आएंगे तो आप, मेरी आपसे गुजारिश है, इनसे जरूर पूछिएगा। अब ये जो टैक्स की रियायत हुई है, तो क्या जो NDA के सपोर्टर नहीं है वो इसको फोर्स कर देंगे, त्याग देंगे, या उनको नहीं मिलेगी? ऐसा है क्या? या जो फायदा तो वो भी लेने वाले हैं, जो सरकार में है वो भी फायदा लेने वाले हो, जो सरकार में नहीं है वो भी लेने वाले। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा मनोज जी, दूसरी बात, जो कैंसर सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बनेगा, तो कहीं बजट में लिखा कि तमिलनाडु में नहीं बनेगा या पंजाब में नहीं बनेगा। और अगर फिर भी इनको ये लगता है, अगर ये उसी का किस्म की इनकी निष्ठा और धारणा है, तो इनकी धारणा की मैं कदर करता हूँ। कम से कम एलानिया तौर पर ये घोषणा कर दें कि हम साहब इस सुविधा का फायदा नहीं लेंगे। ऐसा भी नहीं करना, फायदा भी पूरा ले रहे। तो मुझे लगता है कि इनकी बात को बड़ी ज्यादा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जितेंद्र सिंह जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि देश में अब फ्रीबीज की राजनीति हो रही है और कोई भी राजनीतिक पार्टी इससे अछूती नहीं है। वो मजबूरन उसे, अगर कोई पार्टी करना भी नहीं चाहती तो मजबूरन उसे करना पड़ता है, क्योंकि वोट बैंक के लिए आपको करना पड़ेगा। अब लंबे समय से जो मध्यम वर्गीय है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि नीचे वाला जो व्यक्ति है उसे तो सरकार की फ्रीबीज की घोषणाओं का लाभ मिल रहा था, ऊपर वाले व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा था। और जो मध्यम वर्गीय है, जो नौकरी के जरिए या अपने थोड़े बहुत व्यवसाय के जरिए, काम धंधे के जरिए पैसा कमाता था, उसका एक बड़ा हिस्सा उसका टैक्स में चला जाता था और बाकी चीज़ें वो जो भी बाजार में खरीदने जाता है वो 18% और 28% GST में चला जाता है। ये जो दर्द है, ये जो मर्म है, उसे सरकार ने बहुत अच्छे से समझा है। इसीलिए 12,75,000 रुपये अगर आपकी इनकम है तो आप सरकार को नमस्ते कर लीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। बहुत बढ़िया मनोज जी, आपने बहुत अच्छी बात की और स्वयं ही आपके प्रश्न में उत्तर भी है कि जहां एक और कहा जाता है फ्रीबी, इस बजट में कोई फ्रीबी वाली बात नहीं है। कोई मुफ्त का लैपटॉप नहीं है, कोई मुफ्त का कंप्यूटर नहीं है बांटने के बाद, कोई मुफ्त की सिलाई मशीनें नहीं है। और इस सरकार में एक तरह की निरंतरता भी रही है इसके कामकाज में और उसकी कार्यशैली में। सन 2014 से निरंतर टैक्स की दर को बढ़ाने का काम हुआ और आज
ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव है कि जहां 12 लाख आपकी साल की कमाई है या 1 लाख प्रतिदिन है, तो शायद आपको, जैसे आपने कहा कि आपको किसी टैक्स की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। और साथ ही साथ हम ये भी ना भूलें कि टैक्स पेयर का ही ध्यान रखते हुए ये दूसरे प्रावधान जो है कि कैंसर की औषधियों की ड्यूटी एग्जेम्पशन, एसेंशियल दवाइयों की ड्यूटी एग्जेम्पशन, और जब एफडीआई में निवेश होगा, जब भारी मात्रा में इकॉनमी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली कॉस्ट जो एस्केलेशन है वो भी स्टेबलाइज होगी। तो कुल मिलाकर के जो इकोसिस्टम बनेगा, उससे भी एक ऐसी व्यवस्था की रचना करने का प्रयास किया गया है कि कुल मिलाकर के हर वर्ग को उसका लाभ पहुंचे, बिना फ्रीबीज दिए हुए। ये बड़ा संकेत है कि बिना फ्रीबीज दिए हर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। किसानों के बारे में ज़रूर चर्चा की जा रही है, क्योंकि 2014 से एनडीए की सरकार है और बार बार ये कहा जाता था कि खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे। इस बजट में जो संकेत देने की कोशिश की गई है, क्या आपको लगता है कि खेती का फायदे का धंधा हो सकता है? क्योंकि अभी भी जो छोटा किसान है, क्योंकि इस देश में करीब 85% ऐसा किसान है जिसके पास 5 एकड़ या उससे कम की जमीन है, उनके लिए इस बजट में क्या? आपने ठीक कहा, किसान का जो कुल मिलाकर के आप पैकेज देखेंगे पिछले कुछ बजटों का मिलाकर के, उसी की भावना की झलक यहाँ पर भी है। अब किसान क्रेडिट कार्ड की दर बढ़ा देना, या किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाना, उसकी पैदावार बढ़े और उसको आधुनिक ढंगों से किस तरह से कृषि के क्षेत्र में आप इनिशिएट कर सकते हैं। ये जो कहा गया कि एक जीन बैंक बनाया जाएगा प्लांट्स के लिए, ये सारी चीज़ें उसको एक बड़ी दूरगामी, एक फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ आगे ले जाने वाली है। क्योंकि आज का किसान वो पुराना किसान नहीं रहा। आज का किसान तो एक एग्री एंटरप्रेन्योर है, एग्री स्टार्टअप है। उसकी छवि बदल चुकी है, सिर्फ शायद हमारी मानसिकता नहीं बदल रही उसके प्रति। तो हम उसको उस नज़र से देखें और उसके उत्थान की बात करें, तो वो उस बजट में चिंता की गई है। उस बजट में चिंता की गई है। साथ साथ चीन जिस दिशा में अपने आप को एक बड़े भाई के तौर पर पूरे विश्व में स्थापित करना चाहता है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो क्या इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बहुत ध्यान देने की कोशिश की गई है? ये कोशिश की गई है कि तमाम वैश्विक परिस्थितियां भले ही विपरीत नजर आ रही हों, लेकिन अगर हम अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दें, चाहे वो हमारी SC/ST महिला बहनें जिनके लिए नई योजना की बात की गई है, 5 लाख SC/ST महिलाओं को किस तरीके से स्वावलंबी बनाया जाए उसकी तरफ दिशा की बात की गई है, या 10,000 करोड़ के बजट की बात की गई है कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले, लोग खुद नौकरी देने वाले बने। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी चिंता की, और उसमें भी एक फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ, जैसे ग्रीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सोलर है, लिथियम बैटरीज हैं, जो आने वाले समय में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जैसे नेशनल जियोस्पेशियल मिशन है, जिसमें कोई भी किसान, कोई भी चाहे ग्रामीण व्यक्ति हो, अपने ज़मीन की, अपने लैंड की, अपने फार्म की स्वयं निशानदेही कर सकता है। अपने मालकाना कागज़ खुद ही उसको उपलब्ध हो जाएंगे, ना किसी पटवारी के पास जाने की आवश्यकता, ना किसी रेवेन्यू के अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता। अपनी किस्मत, अपने भाग का वो स्वयं मालिक है। तो जो गवर्नेंस में मोदी जी अक्सर कहते हैं कि सिटीजन सेंट्रिसिटी, जो नागरिक केंद्रित सुशासन, उसका भी इसी में एक अक्स आपको दिखाई देगा। तो मैं ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये इन क्षेत्रों में भी बड़े आधुनिक सोच के साथ अप्रोच किया गया है, और साथ ही साथ अपनी विरासत को भी रखा गया कायम। जब आपने बात की कि डिजिटल रिपॉजिटरी ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी हम अपनी विरासत को कायम करेंगे, ट्रेडिशनल नॉलेज की रिपॉजिटरी बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे डिजिटल मेथड से। ये बड़ा संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जितेंद्र सिंह जी, बहुत ही सरल और स्वाभाविक व्यक्ति हैं और हमेशा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह जी आपका। तो विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि आखिर विकसित भारत का बजट ये क्या कहता है। SN सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर नीरज मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक वाधवा, टैक्स एक्सपर्ट